सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर थ्योरी की क्लास 4 के बारे में। हमारा जो क्लास 4 का जो टॉपिक लगा हुआ है, तो पिछले वाले जो क्लास था क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1, उसमें हमने बेसिक को डिस्कस किया था। बेसिक्स में हमने क्या डिस्कस किया था? बेसिक्स में हमने डिस्कस किया था कि पहले हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। यूटिलिटी फंक्शन क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है जो रैंक करते हैं, ऑर्डर करते हैं। रैंक ऑर्डर करने को मैंने किस बंडल में यूटिलिटी ज्यादा है, किस बंडल में यूटिलिटी कम है, इसको रैंक ऑर्डर कंपेयर करता है। ठीक है, मगर ये कोई लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं बताता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा एक यूटिलिटी फंक्शन वो था वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, जिसको मैं बाद में जाके सिंपल फॉर्म है कॉपडोग्लास का, जो बाद में जाके कॉपडोग्लास के साथ मर्ज कर लूंगा। और उसके बारे में हमने जाना कि ये वेल बिहेव्ड जो यूटिलिटी फंक्शन है उसका आईसी का शेप क्या है, आईसी डिमिनिशिंग एमआरएस वाला है या इंक्रीजिंग एमआरएस वाला है। उसके बाद चार बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रॉपर्टी है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, उसके बारे में पढ़ा और उसका रीजन के बारे में भी डिस्कस किया अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया क्लास 3 में कि वो एक स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है क्योंकि एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स एंड डिमिनिशिंग एमआरएस। ये दोनों रीजन के बारे में मैंने डिस्कस किया एंड अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाया। तो चलिए क्लास 4 को स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 3 को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया, अभी क्लास 4 के तरफ जंप करते हैं और इस क्लास को धमाकेदार बनाना है। और इस क्लास में आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास में हमें बहुत ज्यादा डेरिवेशन लगा हुआ है। बेसिक वाला डेरिवेशन है, मैं आपके साथ हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि मैथ्स लगा हुआ है, न्यूमेरिकल्स लगा हुआ है, डेरिवेशन लगा हुआ है तो आप डर जाओगे मैथमेटिक्स से। कोई टेंशन नहीं है, मैं सब समझा दूंगा। तो अच्छे से शिद्दत से क्लास को देखो और अगर अच्छे से पहले देख लो, एक बार पूरा देख लो, उसके बाद नोट करना। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अभी जो फोर्थ वाला टॉपिक है उसमें हम समझेंगे कि एम आर एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। इस एमआरएस के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ एक टॉपिक समझाने वाला हूं। देखो, एमआरएस का डेरिवेशन में समझाने वाला हूं। एमआरएस का डेरिवेशन हमने कर चुके हैं माइनस एमयू एक्स वन बाई एमयू एक्स टू, मगर वो एक फॉर्मूला है। एमआरएस का दूसरा भी एक फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन में अब समझाऊंगा जो था वेल बिहेव्ड के लिए। वो तो टोट वो एक जनरल जो मैंने एमआरएस का फॉर्मूला समझाया, एमआरएस इक्वल टू माइनस एमयू एक्स वन बाई एमयू एक्स टू, वो तो वेल बिहेव्ड के लिए है। वो सारे आईसी के लिए है, सारे जो आईसी है, सारे जो प्रॉपर्टीज का आईसी है, जो कॉन्वेक्स बेसिक वाला आईसी, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग उसके लिए है। हाँ, वेल बिहेव्ड भी कॉन्वेक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मगर वो कॉपडोग्लास के लिए भी वैलिड है। तो अभी मैं जो एमआरएस समझाने वाला हूं, ये एमआरएस एक वेल बिहेव के लिए आप समझ सकते हो, नहीं तो आप ये कोई भी आईसी के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एमआरएस का जो बेसिक वाला प्रॉपर्टी है और एक फॉर्मूला होता है, उसको समझाने वाला हूं। चलो मैं डायरेक्ट डेरिवेशन को दिखाता हूं। समझो कि एमआरएस में एक यूटिलिटी फंक्शन u x1 x2 x1 डॉट x2, ये क्या है? वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन का ये फंक्शनल फॉर्म है। तो वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन जो लगा हुआ है हमारे साथ, वेल बिहेव का फंक्शनल फॉर्म है ये। अभी क्या हम करते हैं कि इसका एमआरएस निकालते हैं। एमआरएस का फॉर्मूला क्या है बताओ? जिसने भी क्लास 1 देखा ऑलरेडी देखा हुआ है, उसने उसको पता है कि एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है। और जो पहले 11 12 में क्लास कर चुके हैं, 11 12 में जो इकोनॉमिक्स को परसू कर चुके हैं, उन लोगों को तो पता ही है। और जिसने भी एमआरएस को उस टाइम में अच्छे से नहीं समझ पाए, वो क्लास 1 जरूर देख लो। तो क्लास 1 में मैंने बताया था एमआरएस का जो फॉर्मूला होता है वो है माइनस एमयू x1 बाई एमयू x2, माइनस एमयू x1 बाई एमयू x2। देखो एमयू x1 क्या होता है? माइनस एमयू x1 क्या है? चेंज डेल्टा x यू डेल्टा u बाई डेल्टा x1 कि यूटिलिटी में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन x1। यूटिलिटी में ये जो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन x1, वो है mu x1। अब mu x2 क्या है? डेल्टा u बाई डेल्टा x1, डेल्टा x2 सॉरी x2, और ये है x1। तो डेल्टा u बाई डेल्टा x1 और डेल्टा u बाई डेल्टा x2, डेल्टा u बाई डेल्टा x1 कीपिंग x2 कांस्टेंट। ये क्या है कि टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आएगा, कीपिंग टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आएगा ड्यू टू 1 यूनिट चेंज ऑफ x1। और ये है डेल्टा u बाई डेल्टा x2, टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन x2
कीपिंग x1 कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करना होगा, टोटल यूटिलिटी को डेरिवेटिव करना होगा। तो डेल्टा u बाय डेल्टा x1 क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस x1 के रेस्पेक्ट पे हम डेरिवेटिव करते हैं तो x2 और यहाँ पे x1 x2 के रेस्पेक्ट पे हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे निकलेगा x1, तो यहाँ पे है माइनस x2 बाई x1। और हम एमआरएस को एक मॉड्यूलस टर्म में डिफाइन करते हैं, मॉड्यूलस, क्योंकि एमआरएस रेट ऑफ चेंज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेट वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे भी जरूरत है कि कितना रेट पे चेंज हो रहा है, वो रेट के लिए हम यहाँ पे मॉड्यूलस यूज करते हैं। एमआरएस के दो तरफ मॉड्यूलस यूज करते हैं और यहाँ पे दो तरफ मॉड्यूलस यूज करते हैं, इसलिए ये निकलेगा x2 बाई x1, ओके, x2 बाई x1 निकलेगा। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, x2। तो फिर से बता देता हूं, हमारा यूटिलिटी फंक्शन है u x1 डॉट x2 इक्वल टू x1 डॉट x2, जो x1 कॉमा x2 है इक्वल टू x1 डॉट x2। तो ये हमारा वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन है, इसमें एमआरएस क्या होता है, माइनस mu x1 बाई mu x2। ये मैंने क्लास 1 में डेराइव कर लिया था, डेरिवेशन है यूट्यूब में, अब देख लो क्लास 1, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में देखो, इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो में देखो, चैनल के प्लेलिस्ट में देखो, मगर आपको जरूर से मिल जाएगा। और नहीं तो आप सप्लाई कर क्लास 1 लिख के, सप्लाई कर कंज्यूमर थ्योरी क्लास 1 लिख के भी सर्च कर सकते हो, ये वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पे मैंने इसका डेरिवेशन किया था। और मेन्यू x1 क्या है, डेल्टा u बाय डेल्टा x1, चेंज in total utility due to change in x1 keeping x2 constant। टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन x1 कीपिंग x2 कांस्टेंट, x2 में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन x2, x1 में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, x1 के क्वांटिटी में ऑब्वियसली। तो डेल्टा u बाय डेल्टा x1 डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, क्या है x2, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है x1 लिख दिया, मॉड्यूलस दो साइड में मैंने पुट इन कर दिया, क्योंकि हमको रेट बताना है, रेट में हम नेगेटिव को नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। तो दोनों साइड में मॉड्यूलस लगा के बाद x2 बाई x1 आ रहा है, और x2 बाई x1 है हमारा एमआरएस का न्यू फॉर्म। तो हम क्या बता सकते हैं, एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1, ये है न्यू फॉर्मूला। तो इससे क्या हेल्प होगा वो भी बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, इससे क्या हेल्प होने वाला है उसको मैं डिस्कस करना है हमको। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखना है एक बार अच्छे से देख लो। चलो अभी इसको मैं रिमूव करता हूं। तो अभी हमने डिराइव किया कि एमआरएस का और एक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस mu x1 बाई mu x2 के अलावा और एक फॉर्मूला क्या होता है, वो है एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1, रेसिप्रोकल x2 बाई x1, mu x1 बाई mu x2 होता था, और यहाँ पे उल्टा कर दो x2 बाई x1 होगा, और यहाँ पे मॉड दो साइड में इन कर दो, तो मॉड लगाने के बाद ये x2 बाई x1 हो जाता है, एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1। तो चलो एक बार फिर से फॉर्मूला को लिख लेता हूं, एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1, मगर y इसको क्यों यूज करें, देखो अगर मैं यहां पे एक आईसी ड्रॉ करता हूं, IC1, यहां पे गुड x2 और x1 गुड लगा हुआ है। अगर ये पॉइंट समझो 1,500 है और ये पॉइंट है 2,250, तो यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये जो फंक्शन है उसको भी मैं लिख लेता हूं, x1 डॉट x2 इक्वल टू 500, क्योंकि 1 इंटू 500 करोगे तो ये आएगा। चलो तो अभी हमको देखना है कि जब हमने A टू B मूवमेंट लिया IC के अलोंग, तो हमारा एमआरएस पिछले वाले फॉर्मूला में क्या निकल रहा था, एमआरएस इक्वल टू क्या है बताओ, डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1, ओके, डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1, 1 यूनिट चेंज 2 माइनस 1, और यहाँ पे 250 यूनिट का चेंज, तो यहाँ पे क्या है 250। तो जो एमआरएस 250 निकल रहा है, यहाँ पे 250 कैसा है उसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं, 500 माइनस 250
बाय 2 माइनस 1। समझ में आया? लॉस कितना लॉस हुआ, कितना अमाउंट ऑफ x टू सैक्रिफाइस किया, 500 से 250 आ गया, 250 यूनिट्स ऑफ x टू सैक्रिफाइस किया ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन x1 को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए आप 250 यूनिट्स का x टू सैक्रिफाइस कर रहे हो। सैक्रिफाइस लॉस अपॉन गेन, लॉस अपॉन गेन, तो क्या निकलेगा 250। मगर मुझे अभी तो ये सबको मालूम है, बेसिक है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो 250 है, ये यहाँ पे ए पॉइंट से ए पॉइंट टू बी पॉइंट बहुत सारे पॉइंट है, इनफिनिटी नंबर्स ऑफ पॉइंट है, ऐसे कह रहा हूं, ऐसी कह रहा हूं, इनफिनिटी नंबर्स ऑफ पॉइंट है ए टू बी। तो अभी बताओ ये 250 कौन से वाले पॉइंट का एमआरएस है, कौन से वाले पॉइंट का एमआरएस है 250? क्योंकि हमें पता है कि एमआरएस ऑलवेज चेंज होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ए टू बी एक कर्व है, कर्व हर टाइम अपना स्लोप चेंज कर रहा है। ये अगर स्ट्रेट लाइन होता तो यहाँ पे स्लोप सेम रहता अलोंग द लाइन ए टू बी, यहाँ पे ए टू बी स्लोप इज सेम, मगर ए टू बी जब एक कर्व है तो यहाँ पे स्लोप ऑल टाइम चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ ये जो कर्व का जो स्लोप है वो ऑल टाइम चेंज हो रहा है, तो डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 इज ऑल टाइम चेंजिंग। अगर डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 ऑल टाइम चेंज हो रहा है तो ये जो एमआरएस है 250 वाला, ये किस पॉइंट का एमआरएस है ये बताओ? बता नहीं सकते, क्योंकि हमने जो पिछले वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें एक जोन, एक रेंज का एमआरएस हमको मालूम होता था, एक रेंज का एमआरएस हमको मालूम चलता था। मगर अभी हमको पता करना है कि हर एक पॉइंट का एमआरएस क्या है, क्योंकि एमआरएस हर एक टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि स्लोप तो चेंज हो रहा है भाई। अगर स्लोप चेंज होगा तो एमआरएस भी चेंज होगा। तो एमआरएस कैसे, एमआरएस अभी जो हमारा जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक अगर हम ए पॉइंट का एमआरएस निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या आएगा कि एमआरएस इक्वल टू हमारा न्यू फॉर्मूला क्या है, x2 बाई x1 इक्वल टू, इस पॉइंट का निकलते हैं 500 बाई 1 इक्वल टू 500। हम स्पेसिफिकली ए पॉइंट का भी एमआरएस बता सकते हैं। पहले तुम नहीं बता सकते थे कि ए पॉइंट का एमआरएस क्या है, तुम एक जोन का बता सकते थे। मगर अभी जो न्यू फॉर्मूला है उसमें तुम एक पूरे एक पॉइंट का भी बता सकते हो। बी पॉइंट का क्या है, एमआरएस x2 बाई x1 250 बाई 2 125 आ रहा है। तो हर एक पॉइंट का हम एमआरएस बता सकते हैं। अगर इस यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसका भी बता सकते हैं, हर एक पॉइंट का एमआरएस आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यू फॉर्मूला है उसमें x2 बाई x1 यहाँ पे कोई चेंज अपॉन चेंज नहीं जरूरत है। इस यहाँ पे चेंज अपॉन चेंज डेल्टा बाई डेल्टा जरूरत था, मगर यहाँ पे डेल्टा बाई डेल्टा की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक हर एक पॉइंट का भी एमआरएस बता सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1। इसको नोट कर लो पूरा, इसको देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो। अगर समझ में नहीं आता थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हो, कोई हड़बड़ी मत करो। तो ले लिया तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से बता देता हूं कि एमआरएस का न्यू एक फॉर्मूला है, एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1। यहाँ पे ये फॉर्मूला का जरूरत क्या है, हम पहले एक रेंज का बता सकते हैं कि एमआरएस क्या है, टोटल रेंज का हम बता सकते थे एमआरएस क्या होगा, उसका फॉर्मूला था डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1। मगर हमको अभी हर एक पॉइंट का, इसी के हर एक पॉइंट का एमआरएस को जानने की जरूरत है, क्योंकि हर एक पॉइंट में आईसी का स्लोप चेंज हो रहा है। हम एक जोन का बता के क्या करेगा, हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है एमआरएस, तो हमको हर एक पॉइंट का चाहिए एमआरएस क्या है, उसका फॉर्मूला है एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1। मॉड लगाने के बाद फॉर्मूला आ रहा है, ओके। तो हमें अभी पता चल गया कि एमआरएस का फॉर्मूला क्या है, और अभी हमको देखना पड़ेगा कि हम तो जब वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व रहेगा, जब कंज्यूमर का प्रेफरेंस एक वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व के जैसा बिहेव करेगा, उस टाइम में कंज्यूमर कितना क्वांटिटी x1 कितना क्वांटिटी x2 कंज्यूम करेगा, उसको क्या कहते हैं ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस को हमको पता करना होगा कि कितना क्वांटिटी गुड्स
X1 एंड X2 कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, हमको ये पता करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया। आईसी का शेप क्या है, आईसी कैसा होता है, एमआरएस क्या होता है, रेट क्या होता है, किस रेट में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, स्लोप क्या है, मगर हमको पता ही नहीं है भाई। हमको पता ही नहीं है कि X2 कितना कंज्यूम करेगा, X1 कितना कंज्यूम करेगा, तो हमको बाकी सब चीज जानने का मतलब ही क्या रह गया। तो हमको जानना होगा कि कंज्यूमर कितना X2 कितना X1 कंज्यूम करेगा। चलो हम उसको देख लेते हैं। तो यहां पे हमने एक लिख दिया हमने ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस ये OLBF का है, ओके। ऑप्टिमल चॉइस, उसके बाद ऑप्टिमल चॉइस को जानने से पहले हमने जब 11-12 में पढ़ते थे इकोनॉमिक्स, और हम सब लोगों ने जिसमें 11-12 में इकोनॉमिक्स को परस्यू किया था, सब लोगों ने एक बात कही है कि इक्विलिब्रियम ऑप्टिमल चॉइस कब आता है, एक कंज्यूमर कब अपने हाई सेटिस्फेक्शन में रीच करता है, कि बजट लाइन और आईसी जब टेंजेंट होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जो जिसने जिसने भी थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स पता है वो लोगों को सबको ये बात सुनी होगी कि, और यूट्यूब से भी ये सुनी होगी और टीचर से भी ये सुनी होगी कि जब आईसीएन बजट लाइन टेंजेंट होता है तब यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सबसे मैक्सिमम होता है, और वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और वहां पे रहता है कि ऑप्टिमल चॉइस क्या है। उस पॉइंट को हम ऑप्टिमल चॉइस कहते हैं। उसमें हम पता चलता है कि इस बजट लाइन के अंदर अंदर इतना X1 इतना X2 कंज्यूम करेगा। मगर मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्यों क्यों बजट लाइन और आईसी का टेंजेंसी में इक्विलिब्रियम आता है। ध्यान से समझो कि हमने पढ़ा होगा कि आईसी और बजट लाइन के टेंजेंसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, मगर क्यों कहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। उसको ही हम यहां पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। चलो पहले हम ड्रॉ करते हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चलो समझो कि दो गुड्स हैं, एक X1 और एक गुड्स है X2, ओके। ये है mu X1, ये है mu X2, ओके। mu X1 जब हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी रहता है 50 यूनिट्स, और जब इसका 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी रहता है 20 यूनिट्स। तो अभी मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि हम किस कमोडिटी को, किस गुड्स को कंज्यूम करेंगे। आप बोलोगे कि ये X1 वाला कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, मैं आपको पूछूंगा क्यों। आप बोलोगे कि यहाँ पे 50 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, 50 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, तो 50 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी जब मिल रहा है उसके पीछे कॉस्ट क्या है उसको भी हमको जानना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अगर PX1 प्राइस ऑफ गुड्स X1 10 रुपीज है और PX2 अगर 2 रुपीज है, अब बताओ किसको कंज्यूम करोगे। आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि हम जब एक कमोडिटी, कौन सा कमोडिटी कंज्यूम करना है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उस टाइम में हमको देखना पड़ेगा कि पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी किस में ज्यादा है। अगर एक पैसा X1 में खर्च करने के बाद X2 किस में खर्च करेंगे और X1 में खर्च करेंगे, X1 में खर्च करने से हमको ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, उस टाइम में हम क्या करेंगे, सिर्फ X1 को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि X1 कंज्यूम करने के बाद हम पर रुपी में ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। तो हमको देखना होगा पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी कहां पे ज्यादा है। देखो अभी P नहीं mu X1 by PX1 कितना है 50/10, यहाँ पे है 5, और mu X2 by PX2 कितना है 20/2 10। तो पर रुपी यूटिलिटी सेकेंड कमोडिटी में ज्यादा है, X2 में ज्यादा है, तो हम X2 की कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, X2 की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगी। तो क्योंकि पर रुपया खर्च करने से यहाँ पे ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, 10 मार्जिनल यूटिलिटी, 10 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, और यहाँ पे 5 यूटिल्स का
सीधा सीधा 5 यूटिल्स का लॉस हो रहा है, तो हम x2 का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। कितने टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? x1 की कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे और x2 की कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे। कितने टाइम तक ये प्रोसेस चलते रहेगा, उसके बाद कितना टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, उसके पहले मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो, ऑप्टिमल चॉइस में हमको जानना पड़ेगा कि x1 और x2 ये दो कमोडिटी है, दो गुड्स है। यहाँ पे पर यूनिट में जब हम इनिशियली इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, पहले क्वांटिटी में इसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है। देखो ऊपर से अगर देखोगे तो 50 यूटिलिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी अच्छा लगेगा, मगर हमको देखना पड़ेगा पर रुपीज में, पर रुपया खर्चने में यहाँ पे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी किसका ज्यादा है, तो उसकी तरफ भी हम जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो कि MUX1 by PX1 50/10 5 आ रहा है और MUX2 by PX2 10 आ रहा है, तो पर रुपी यूटिलिटी यहाँ पे डबल है। पर रुपी यूटिलिटी, पर रुपया खर्च करने से X2 में ज्यादा मजे मिल रहे हैं, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर ऑब्वियसली X2 की कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, X1 की कंजम्पशन डिक्रीज करेगा ब्रो। तो यही चलेगा। अभी ये जो प्रोसेस है ये कितना तक चलेगा? ये उस टाइम तक चलेगा जब तक ना MUX1 by PX1 MUX1 by PX1 equal to MUX2 by PX2 सेम ना आ जाए, सेम। तो इसका मतलब क्या है? X2 को अगर कंज्यूम करूंगा, इसमें भी जो पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, X1 को कंज्यूम करूंगा, इसमें भी जो पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो सेम हो चुका है। अभी हम इंडिफरेंट है, इसमें पैसा खर्च करूंगा तो इसमें भी सेम मार्जिनल यूटिलिटी, अगर X1 में पैसा खर्च करूंगा उसमें भी सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। तो हम आई एम इंडिफरेंट, मुझे मुझे अभी पता ही नहीं है मैं क्या करूं, क्योंकि इसको कंज्यूम करूंगा तो उतना ही मजे मिलेगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा पर रुपए में, इसको कंज्यूम करूंगा तो उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा पर रुपए में। तो मुझे जो मिलेगा मैं वो ही ले लूंगा। मुझे मुझे मुझ पर कोई फोर्स नहीं है, मुझ में कोई नीड नहीं है कि मैं इसका कंजम्पशन X1 का कंजम्पशन इंक्रीज करूं या X2 का कंजम्पशन इंक्रीज करूं। मैं दोनों को सेम प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरा पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी, पर रुपी सेटिस्फेक्शन सेम सेम हो गया। तो ये कंडीशन जब आ जाएगा तब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट इस टाइम पे। तो ये था कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम ऑप्टिमल चॉइस के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे जंप करेंगे। अभी भी खेल स्टार्ट हुआ है सिर्फ, अभी तक हम फाइनल में नहीं आए, ये सब छोटा छोटा गेम चल रहा है। इसको समझने के बाद ही हम फाइनल डायग्राम में जाएंगे। उसके उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूं। तो यही था हमारा जो कॉन्सेप्ट था ऑप्टिमल चॉइस का, जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था। अभी हम एक डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का आंसर देगा कि क्यों बजट लाइन और आईसी जब टेंजेंट होता है उस टाइम को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका तो कोई रीजन होगा, उस रीजन के पीछे हम अभी देखने वाले हैं ड्रॉ करके डायग्राम के साथ। चलो एक यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा बजट लाइन हो गया, ये हमारा आईसी होगा। ओके, चलो IC1, IC2, IC3, Q P D, P Q D तीनों पॉइंट, इस पॉइंट में है टेंजेंसी। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे x2 लगा हुआ है, यहाँ पे x1 लगा हुआ है, दोनों ही गुड है, बैड नहीं है, गुड है, ये ऑरिजिन है। अभी हम देखेंगे कि P पॉइंट पे क्या हो रहा है। ओके, P पॉइंट में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है तो देखो,
मैं थोड़ा सा साइड में हट गया, अभी देखो पी पॉइंट पे। ओके, अभी देखते हैं पी पॉइंट पे क्या होता है। एट पॉइंट पी व्हाट इज हैपनिंग। एट पॉइंट पी पे देख के बताओ कौन सा वाला कर्व स्टीपर है और कौन सा वाला कर्व फ्लैटर है। देखो ये वाला जो आई से है उसका स्लोप ज्यादा है, वो डायरेक्ट गिर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ आईसी ज्यादा है, बाजेट लाइन थोड़ा सा फ्लैटर है, और आईसी का स्लोप ऐसा है, आईसी का स्लोप ऐसा है पूरा डायरेक्ट फॉल, और बाजेट लाइन थोड़ा सा फ्लैटर है, तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है आईसी का, आईसी वन का स्लोप ज्यादा है। तो एट पॉइंट पी स्लोप ऑफ IC greater than slope of budget line। स्लोप ऑफ IC इक्वल टू ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखो हमने जो देख लिया, अभी हमारा डायग्राम का कोई जरूरत नहीं, हमको पता है एट पॉइंट बी स्लोप ऑफ IC इक्वल ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब मुझे बताओ स्लोप ऑफ IC क्या है, स्लोप ऑफ IC क्या है, एमआरएस और बजट लाइन का स्लोप क्या है, बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस रेशियो, जो दो गुड्स है उसका प्राइस रेशियो होता है बजट लाइन का स्लोप, तो ग्रेटर देन बजट लाइन का स्लोप भी ड्रॉ कर लेता है P1 by P2। तो एमआरएस ग्रेटर देन P1 by P2, स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन बजट लाइन का स्लोप। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि एमआरएस क्या है, न्यू जो फॉर्मूला हमने ड्रॉ किया उसका जरूरत क्या है आपको समझ में आएगा। एमआरएस का फॉर्मूला क्या है, x2 by x1 P1 by P2 ये है, और एक फॉर्मूला है, अभी हम इस फॉर्मूला के नहीं यूज करते हैं, उसको बाद में यूज करेंगे। हम एक बार हमारा पुराना वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं पहले, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं mu x1 by mu x2। ओके, mu x1 by mu x2 इज ग्रेटर देन P1 by P2। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस था क्योंकि बाजेट लाइन का स्लोप भी डाउनवर्ड है, आईसी का स्लोप भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे दोनों जो नेगेटिव साइन है वो वैनिश हो गए। ओके, तो अभी एक देखो mu x1 by mu x2 ग्रेटर देन P1 by P2, स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, mu x1 by P1 ग्रेटर देन mu x2 by P2। तो क्या हो रहा है, पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी x1 में ज्यादा है, पिछले वाले कुछ टाइम पहले जो पढ़ाया था, पिछले वाले इसको रिमूव करने से पहले, इसको ड्रॉ करने से पहले जो मैंने पढ़ाया था कि mu x1 by P1 क्या है, पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूमिंग पर यूनिट x1। तो x1 एक पर रूपी यूटिलिटी कहां पे ज्यादा है, यह है पार रूपी मार्जिनल यूटिलिटी, यह है पार रूपी मार्जिनल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूमिंग x1, और यह है पार रूपी मार्जिनल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूमिंग x2। पार रूपी मार्जिनल यूटिलिटी कहां पे है ज्यादा, x1 में। तब इसका मतलब क्या है कि x1 कंजम्पशन करके, x1 को कंज्यूम करके x2 से ज्यादा पार रूपी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, x1 का कंजम्पशन x1 का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा एंड x2 का जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज कर देगा। ओके, तो P पॉइंट से कंज्यूमर क्या करेगा, P पॉइंट पे यहाँ पे तो x1 का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, x2 का कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है, तो ये बजट लाइन के अलोंग डाउन साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, डी के तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अभी हम क्यू पॉइंट पे क्या हो रहा है इसको देखते हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि आप आईसी के अलोंग क्यों मूवमेंट नहीं ले रहे, आप बजट लाइन के अलोंग क्यों मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ पे हम पूरा बजट लाइन को, पूरे मेरा जो बजट है 2000 रुपए, उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको पूरा कंज्यूम करना चाहते हैं, कोई सेविंग्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे पी पॉइंट में जब कंज्यूमर रहता है उसको एक डाउन साइड प्रेशर फील हो रहा है, यहाँ पे देखो डाउन साइड प्रेशर, x1 को ज्यादा कंज्यूम करना है क्योंकि पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी x1 से ज्यादा है x2 के मुताबिक, x2 से x1 में अगर मैं कंज्यूमेशन करता हूं तो पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिलता है।
अभी देखते हैं कि क्यू पॉइंट में क्या हो रहा है, ठीक है। एट पॉइंट क्यू क्या हो रहा है, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू पे देखो कौन ज्यादा फ्लैटर है, आईसी फ्लैटर है, आईसी बजट लाइन स्टीपर है, तो स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। आईसी का स्लोप क्या है आपको पता ही है, एमआरएस लेस देन प्राइस रेशियो, और एमआरएस क्या है, एमयू एक्स वन बाई एमयू एक्स टू लेस देन पी वन बाई पी टू। तो यहाँ पे क्या है, एमयू एक्स वन बाई पी वन लेस देन एमयू एक्स टू बाई पी टू। किस तरफ मार्जिन, पार रूपी मार्जिनल यूटिलिटी किस तरफ ज्यादा है, x2 के तरफ ज्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, x1 की कंजम्पशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और x2 की कंजम्पशन को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। तो जब कंज्यूमर क्यू पॉइंट में रहेगा उसको अपवर्ड प्रेशर फील होगा, उसका प्रेफरेंस रहेगा मैं x1 की कंजम्पशन को डिक्रीज कर दूं और x2 की कंजम्पशन को इंक्रीज कर दूं। तो यहाँ पे बजट लाइन के अलोंग वो डी पॉइंट में चलना स्टार्ट कर देगा, डी पॉइंट की तरफ। ओके, दोनों साइड से प्रेशर फील हो रहा है, आप क्यू पे भी सेटिस्फाई नहीं हो, पी पे भी सेटिस्फाई नहीं हो, आपको दो साइड से प्रेशर फील हो रहा है बजट लाइन के मिड पॉइंट तक जाने को। ओके, तो अभी हम देखेंगे डी पॉइंट में क्या हो रहा है, मगर हमारे यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा सा हम इस एरिया के अंदर, इस एरिया में इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिख पा रहा है कैमरा में तो मैं फिर से वहां पर ड्रॉ कर दूंगा, मगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। एट पॉइंट डी क्या हो रहा है, देखो एट पॉइंट डी क्या है, बजट लाइन का जो स्लोप है, बजट लाइन ऐसा जा रहा था एट पॉइंट डी, यहाँ पे आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप सेम हो गया। इस पॉइंट को इस डायग्राम में मैं लेके चला आया, इस पॉइंट में सेम हो गया। जो स्लोप है यहाँ पे कोई स्टीपर और फ्लैटर नहीं है, ये टेंजेंट है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में ये लोग टेंजेंट है। तो जब टेंजेंट होता है, कोई कट नहीं आ रहा है, उस टाइम में यहाँ पे दोनों का स्लोप सेम हो गया। तो क्या है, एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो हो गया, समझे। स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। एमआरएस का फॉर्मूला क्या है, एमयू एक्स वन बाई एमयू एक्स टू बाई प्राइस रेशियो। ओके, एमयू एक्स वन बाई एमयू एक्स टू इक्वल टू प्राइस रेशियो, एमयू एक्स वन बाई एमयू एक्स टू इक्वल टू प्राइस रेशियो। उसका नेक्स्ट टाइम क्या होता है, एमयू एक्स वन बाई पी वन इक्वल टू एम यू एक्स टू बाई पी टू। क्या है ये, दोनों जगह पार रूपी मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गया, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। यहाँ पे कंज्यूमर का प्रेफरेंस दोनों तरफ ही सेम है, किसी से ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे कम मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रहा, दोनों गुड में, दोनों x1 और x2 में उन लोगों का कंज्यूमर का सेम प्रेफरेंस है, क्योंकि पर रुपये यूटिलिटी सेम हो गया। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, कंज्यूमर बोल रहा है ठीक है, अभी मैं मुझ में कोई प्रेशर नहीं है, मुझको कोई प्रेफरेंस नहीं है कि यहां से मैं दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट में शिफ्ट हो जाऊं, ये मेरा स्टेबल पॉइंट है, यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी मिल गई डी पॉइंट। तो डी पॉइंट इसलिए इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे टेंजेंसी है, टेंजेंसी आ गया इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं है, ऐसे मत समझो। यहाँ पे एमयू एक्स1 पर रुपी यूटिलिटी इन बोथ गुड सेम हो गया, इसलिए इक्विलिब्रियम है। अच्छे से समझो, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे टेंजेंसी है इसलिए इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे टेंजेंसी क्यों है, क्योंकि पर रुपी यूटिलिटी सेम है इस पॉइंट में। यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर एक डिसइक्विलिब्रियम में नहीं है, कंज्यूमर का दो साइड का ही, दो गुड में ही प्रेफरेंस सेम है। मैं अगर किसी गुड में कंजम्पशन थोड़ा सा भी इंक्रीज करूंगा तो इससे कंज्यूमर का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये डी पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, टेंजेंसी पॉइंट को, बजट लाइन एंड आईसी के टेंजेंसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यही था ऑप्टिमल चॉइस। अच्छे से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवर्स करके देखो।
तो हम लोगों को अभी पता चल गया कि Q, ये जो D वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में हमारा इक्विलिब्रियम आता है। जो बजट लाइन और आईसी का टेंजेंसी पॉइंट है, इस पॉइंट में Q, ऐसा क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम आ रहा है? क्यों? हमने रीजन हमने देखा। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि इस पॉइंट में कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन कंज्यूमिंग टू गुड्स। एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो हो गया MUX1 by P1 इक्वल टू MUX2 by P2, क्योंकि ये डी पॉइंट में जितना मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी कंजम्पशन में आ रहा है, जितना मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी एक्सॉन कंजम्पशन में आ रहा है, उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी X2 कंजम्पशन में आ रहा है। समझे कि जितना मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी एक्सॉन कंजम्पशन में आ रहा है, उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी X2 कंजम्पशन में आ रहा है। इसलिए डी पॉइंट में कंज्यूमर इज इनडिफरेंस, किसी की डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, तो डी पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। अभी हमको पता चल गया कि डी पॉइंट क्यों इक्विलिब्रियम है। अभी हमको देखना है कि ऑप्टिमल चॉइस, टॉपिक का नाम क्या है? ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस मतलब डी पॉइंट में कितना यूनिट x1 कंज्यूम करेगा और डी पॉइंट में कितना यूनिट x2 कंजम्पशन करेगा कंज्यूमर। ओके, तो डी पॉइंट तो इक्विलिब्रियम है, उस पॉइंट में कंज्यूमर का सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, उस पॉइंट में कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, मगर उस पॉइंट में कितना यूनिट x1 और कितना यूनिट x2 कंजम्पशन कर रहा है कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम पॉइंट में x1 और x2 की जो वैल्यू है उसको हमको निकालना होगा। तो चलिए उस पोर्शन के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं और उसको मैथमेटिकली अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक बार मैं मुझे इसको रिमूव कर देता हूं। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो बजट लाइन एंड आईसी की टेंजेंसी में आ रहा है, और उसका रीजन भी हमने देख लिया। तो अभी हमको देखना होगा उस पॉइंट में कितना पोर्शन, कितना क्वांटिटी ऑफ x1 एंड कितना क्वांटिटी ऑफ x2 कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर। चलो उसको डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा थोड़ा सा x2, ये है x1, ये गुड्स लगा हुआ है, ये भी गुड्स लगा हुआ है। तो इस पॉइंट में जो हमारा बजट लाइन है वो क्या है? इस पॉइंट में हमारा जो बजट लाइन है वो ये है, और हमारा आईसी जो है वो ये है, IC1। ये इस पॉइंट क्या है? ये पॉइंट में ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट में बजट लाइन और आईसी टेंजेंसी है। ए बी इसको नाम देता हूं बजट लाइन को, और इस पॉइंट में हमको निकालना होगा कि x1 स्टार कितना है, इसको x1 स्टार नाम देता हूं, और इस पॉइंट में हमको पता करना होगा कि x2 स्टार कितना है, और इसका जो नाम है इस पॉइंट का वो होगा x1 स्टार x2 स्टार। तो x1 स्टार और x2 स्टार का वैल्यू क्या है उसको हमको निकालना होगा। तो हम एक काम करते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, और उसके पहले हमको देखना होगा हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या है। u x1 x2 इक्वल टू x1 इंटू x2, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन। और हमारा बजट लाइन क्या है? बजट लाइन क्या होता है? P1 x1 P2 x2, मतलब कितना एक्सपेंडिचर हम x1 में करेंगे, x1 का क्वांटिटी इंटू x1 का प्राइस, x2 में कितना एक्सपेंडिचर करेंगे P2 x2 का यूनिट एंड x2 का प्राइस, उसको टोटल करेंगे तो टोटल कितना हमारा बजट है वो निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये है बजट लाइन का इक्वेशन, ये है हमारा यूटिलिटी फंक्शन। हमको क्या इंक्रीज करना है? हमको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस। ये हमारा कांस्टेंट लगा हुआ है, मतलब क्या, हमारे पास समझो कि 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए हमारा बजट है, तो इसमें हमको x1 और x2 को कंज्यूम करना होगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि x1 को कितना कंज्यूम करूं और x2 को कितना कंज्यूम करूं कि हमारा जो यूटिलिटी है 10,000 के बजट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो ये है यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस। तो हमको डी पॉइंट देखना होगा, डी पॉइंट में क्या हो रहा है। डी पॉइंट में यहाँ पे अभी टेंजेंसी है, बजट लाइन और आईसी में टेंजेंसी। इसका मतलब क्या है? एट पॉइंट डी
लिख लेते हैं एट पॉइंट डी। क्या है एट पॉइंट डी? एट पॉइंट डी स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीएल लिख लेता हूं, बजट लाइन। स्लोप ऑफ आईसी क्या है? एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो। स्लोप ऑफ आईसी क्या है? x2 बाई x1। देखो x2 इंटू x1, mu x1 में mu x2 होगा। mu x1 का मतलब क्या है? x2, और mu x2 का मतलब है x1, जो हमने करा हुआ है p1 बाई p2। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अभी हमको यहाँ से x2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। x2 क्या निकलेगा? p1 बाई p2 डॉट x1, ये निकलेगा है ना। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1। ओके, अभी हम x2 का वैल्यू निकल गया, इसको हम पुट करेंगे ये कांस्टेंट के ऊपर। ये जो हमारा कांस्टेंट है बजट लाइन के ऊपर ले जाएंगे, p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m। इसको अभी लिख लेते हैं थोड़ा, p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m। चलो, तो अभी x2 का वैल्यू एक नंबर वाला इक्वेशन को यहां पे पुट कर देते हैं। p1 x1 डॉट p2 डॉट यहां पे क्या होगा? p1 बाई p2 डॉट x1 इक्वल टू m। तो यहाँ पे p2 वैनिश हो जाएगा, तो निकलेगा क्या यहाँ पे? p1 x1 प्लस p1 x1 इक्वल टू m। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 2p1 x1 इक्वल टू m। तो x1 ये वाला x1 जो निकलेगा वो किस x1 को डिनोट करता है? ये वाला x1 इस पॉइंट को डिनोट करता है, क्योंकि हम कंडीशन क्या है? स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, उससे हम x2 का वैल्यू निकाल लेंगे। x2 का वैल्यू को इस पॉइंट में बजट लाइन का जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दिए, और उसके बाद x1 का वैल्यू इस पॉइंट में x1 स्टार का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे ये वाला जो x1 है वो है x1 स्टार का वैल्यू क्या है? m अपॉन 2p1। अभी m अपॉन 2p1 जो इक्वेशन 2 है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के ऊपर। ओके, तो यहां पे क्या है? सेकेंड लाइन में क्या आएगा? x2 इक्वल टू p1 बाई p2 डॉट m बाई 2p1, p1 वैनिश, m बाई 2p2। तो ये जो x2 है, ये वाला जो x2 है, ये कौन सा वाला x2 है? ये है x2 स्टार, ये है x2 स्टार। तो हमें मिल गया कि इस पॉइंट में कितना क्वांटिटी x1 स्टार कंज्यूम करूंगा m बाई 2p1, और x2 स्टार कंज्यूम करूंगा m बाई 2p2। फिर से मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे x1 दिखा दिया, यहाँ पे x2 दिखा दिया। बजट लाइन का नाम क्या है? AB। डी पॉइंट में क्या है? IC, और बजट लाइन का स्लोप टेंजेंट हो रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, कंज्यूमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये पॉइंट में क्या है? इक्विलिब्रियम, कोई डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। इस पॉइंट में पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो चुका है, तो इस पॉइंट में जो x1 स्टार मिलेगा वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ x1 स्टार इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ x1, x2 स्टार इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ x2। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन, ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये बजट लाइन, और एट द पॉइंट डी जो कंडीशन है स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, उसको हमने लिख लिया एमआर इक्वल टू प्राइस रेशियो। वो करते हमने क्या गया? हमने डिराइव किया x2 इक्वल टू p1 बाई p2 इक्वल इनटू x1, x2 इक्वल टू p1 बाई p2 इनटू x1। ये x2 का जो वैल्यू है वो कौन सा वाला वैल्यू है? इस पॉइंट का वैल्यू है, x2 स्टार का वैल्यू है, क्योंकि ये जो x2 का वैल्यू निकला ये इस कंडीशन से निकल के आया, ये वाला कंडीशन से निकल के आया, ये वाला डायग्राम से निकल के आया, और x2 का वैल्यू हमने पुट कर दिया इस कांस्टेंट फंक्शन में बजट लाइन के ऊपर, और उसका वैल्यू निकला x1 स्टार इक्वल टू m बाई 2p1, और इसका वैल्यू निकला
एक्स ऑन स्टार का वैल्यू निकला m by 2 p ऑन, और m by 2 एक्स ऑन स्टार का वैल्यू मिल गया, और इसके ऊपर अगर पुट कर देते हैं उसके बाद हमको x2 स्टार का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा m by 2 p2। ओके, तो यहाँ पे x1 स्टार x2 स्टार का वैल्यू है m by 2 p2 और x1 स्टार का वैल्यू है m by 2 p1। समझ गए? अच्छे से मैंने बताया। आप अगर नहीं समझ पाए हो तो रिवर्स करके देख लो फिर से। ओके, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, एक बार में ना आए नेक्स्ट बार देखो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पे, इसको कंडीशन जो है, जो कुछ टाइम पहले मैंने बताया इस वीडियो में, कंडीशन को अप्लाई कर दिया, उससे x2 का वैल्यू निकल लिया, x2 को कांस्टेंट के ऊपर पुट कर दिया, इस बजट लाइन के ऊपर, वहां से x1 स्टार मिल गया, x1 स्टार को x2 स्टार के x2 के ऊपर पुट कर दिया, उससे x2 स्टार निकल गया। कुछ नहीं है, सिंपल है, ऑप्टिमल चॉइस। ओके, तो अभी ये पूरा जो आपको समझाना था ये कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बाकी है, 3 मिनट मुझे लगेगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए। मैं थोड़ा सा निकलना चाहता हूं कि x2 स्टार के ऊपर आप कितना कंज्यूम कितना खर्चा करोगे। x2 स्टार का क्वांटिटी निकल गया, मगर x2 स्टार के ऊपर कितना खर्चा करोगे, खर्चा मॉनिटरी टर्म में कितना खर्चा करोगे, और x1 स्टार के ऊपर कितना खर्चा करोगे, इसको मैंने निकलना होगा। x2 स्टार का क्वांटिटी निकल गया है, मगर कितना मॉनिटरी वैल्यू में बजट लाइन में जो मेरा बजट है उसमें कितना पैसा हम x2 स्टार के ऊपर खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ x2 क्या होगा और एक्सपेंडिचर ऑफ x1 क्या होगा, उसको मैंने थोड़ा सा दिखाना है। देखो, x2 स्टार का क्वांटिटी निकल गया, मगर x2 स्टार का प्राइस कितना है, प्राइस p2, तो एक्सपेंडिचर ऑन x2 क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन x2 क्या है, p2 इंटू x2 स्टार, p2 इंटू x2 स्टार। तो यहां पे क्या होगा, p2 इंटू m बाई 2 p2, p2 वैनिश, निकलेगा m बाई 2। तो टोटल मनी इनकम का आधा पोर्शन 1/2, आधा पोर्शन हम x2 के ऊपर कंज्यूम करेंगे, और x1 स्टार के ऊपर कितना कंज्यूम करेंगे, वो होगा p1 डॉट x1 स्टार, प्राइस ऑफ x1 इंटू क्वांटिटी ऑफ x1, टोटल एक्सपेंडिचर। समझो कि हम 10 यूनिट अंडा खरीद रहे हैं और उस अंडे का प्राइस है 5। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, 50, 5 इंटू 10। ऐसे ही प्राइस p1 और क्वांटिटी x1 स्टार, उसको अगर टोटल इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो निकलेगा p1 इंटू m बाई 2 p1, तो निकलेगा m बाई 2। टोटल मनी इनकम अगर यहाँ पे 100 है तो 50 हम कंज्यूम करेंगे x1 के ऊपर, और 50 कंज्यूम करेंगे, 50 एक्सपेंडिचर करेंगे। टोटल बजट 100 अगर है, उसमें 50 रुपीस कंज्यूम एक्सपेंडिचर करेंगे x1 के ऊपर, और 50 रुपीस कंज्यूम करेंगे एक्सपेंडिचर करेंगे x2 के ऊपर। समझ में आ गया? बहुत इजी टॉपिक था ये, लास्ट वाला टॉपिक कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। देख लो अच्छे से, रिवर्स करके देखो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने कवर क्या किया, हमने कवर किया कि इस वीडियो में कि पहले एमआरएस का और एक फॉर्म क्या होता है। हम एक जोन का एमआरएस बता सकते थे, मगर हम हर एक पॉइंट का एमआरएस नहीं बता सकते थे। हमने वो निकाला जो है एमआरएस इक्वल टू x2 बाई x1, ठीक है। मगर पहले वाला जो फॉर्मूला था वो उस टाइम में हमने पढ़ा था कि एमआरएस इक्वल टू माइनस mu(x1 बाई mu(x2). ओके, यहाँ पे माइनस x2 बाई x1 होगा, मगर हमने मॉड्यूलस वैल्यू निकाला क्योंकि रेट है। रेट को समझने के लिए हमने माइनस को मॉड के अंदर बैठा के उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू को हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। उसके बाद इस यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्टिमल चॉइस कैसे आता है। अगर एक आईसीआर बजट लाइन टेंडेंसी है तो क्यों है, क्यों उस पॉइंट में इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं, मगर हमको रीजन जानना होगा। उसके लिए हमने जाना कि पर रुपी यूटिलिटी क्या होता है। पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में उस गुड्स का कंज्यूमर इंक्रीज करेगा, और दूसरा वाला गुड कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। उसके बाद जिस पॉइंट में दोनों गुड का मार्जिनल यूटिलिटी, पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी सेम आ जाएगा, उस टाइम में कंज्यूमर इज इंडिफरेंट एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद
कितना क्वांटिटी x1 और कितना क्वांटिटी x2 कंज्यूम करेगा उसके बारे में हमने देख लिया m/2p2 और m/2p1। उसके बाद x2 के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करेगा, कंजम्पशन नहीं, क्वांटिटी निकल चुका है, मतलब मगर कितना मॉनिटरी वैल्यू में कंजम्पशन करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा m/2, और कितना x1 के ऊपर मॉनिटरी टर्म में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ x1 के ऊपर, जिस टाइम में कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, बजट लाइन एंड आईसी टेंजेंट है, उस टाइम में x1 के ऊपर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ x1 के ऊपर कितना खर्चा करेगा, उसका वैल्यू m/2। ये पूरा जो टॉपिक है आपको समझ में आ चुका है। जितना मैंने पढ़ाया है उसको बार बार देखो, अच्छे से देखो, जब समझ में ना आए अच्छे से देखो, कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर बताओ। मैं फिर से शॉर्ट वीडियो में कवर कर देने का कोशिश करूंगा, नहीं तो कमेंट में रिप्लाई कर देने का कोशिश करूंगा। अब एक बार देख लो, मैंने जितना पढ़ा फुल एफर्ट देके पढ़ा है, आपको सब समझ में आ जाएगा मुझे जो लगता है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमने बहुत न्यू यूटिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ये यूटिलिटी फंक्शन के बारे में अगर आपको जानना है नेक्स्ट टाइम में, आप कॉपलोग्राफ समझोगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत ज्यादा फंक्शन समझोगे, बहुत ज्यादा यूटिलिटी फंक्शन, बहुत सारी यूटिलिटी फंक्शन के बारे में आप जानने वाले हो। तो अगर आपको सब समझना है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए वीडियो, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री में जो अच्छा कंटेंट मिल रहा है वो कहीं पे नहीं मिलेगा, ये कंटेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहाँ भी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस टाइम के लिए